हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का जो एक्ट है। एक्ट को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये एक्ट नंबर 49 है, 1988 का एक्ट है। प्रेसिडेंशियल असेंट इसको मिली थी 9 सितंबर 1988 को। और एनफोर्समेंट डेट के बारे में दिया नहीं है यहाँ पे, मैंने जहाँ तक पढ़ा तो मुझे नहीं मिला एनफोर्समेंट डेट। मतलब एक तरीके से प्रिज्यूम करके चल सकते हैं कि 9 सितंबर 1988 को ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया होगा। इस एक्ट में टोटल चैप्टर 5 है, टोटल सेक्शन 31 है। और ये एक्ट अमेंड हुआ है इन एक्ट्स की वजह से। तो सबसे पहले हुआ था लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013 का जो एक्ट था, जो कि एक्ट नंबर 1 ऑफ 2014 था, जो कि 16 जनवरी 2014 से एप्लीकेबल हुआ था उसके थ्रू। उसके बाद यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 का भी आया था, जो कि एक्ट नंबर 16 ऑफ 2018 है, जो कि इफेक्ट हुआ था 26 जुलाई 2018 से। और फिर उसका जम्मू एंड कश्मीर रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2019 का आया था, वो सबको पता ही है, जिसका एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019 है, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से एप्लीकेबल हुआ था। और जो भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मतलब इसके रिपील्ड एक्ट बताता हूँ, मतलब इसके पहले जो एक्ट थे उनको रिपील कर दिया गया है इस एक्ट के थ्रू। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का था, मतलब उस साल का जिस दिन हमारे इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1947 का जो था। और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 का जो था, जो कि एक नंबर 46 ऑफ 2000, मतलब 1952 का था। मतलब इन सारे एक्ट्स को यहाँ पे ये कर दिया गया, तो उसके बारे में जनरली अब पढ़ लिया। अब स्टार्ट करते हैं इसके प्रियम्बल से। तो प्रियम्बल में बताया हुआ है कि एक्ट क्या किस लिए लाया गया था। तो एक्ट है यहाँ पे कंसोलिडेट करने के लिए, अमेंड करने के लिए। मतलब कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा करना बहुत सारे अलग अलग लॉज को, और अमेंड मतलब होता है कि कुछ चेंजेस करना लॉ में रिलेटेड टू जो भी थे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से रिलेटेड, और जो भी मैटर्स से कनेक्टेड है। और ये इनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 39th ईयर ऑफ रिपब्लिक, जो कि ये इस तरीके से है एज फॉलो। तो सबसे पहले इसका चैप्टर नंबर 1 प्रिमिनरी। तो प्रिमिनरी में सबसे पहले शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट सेक्शन नंबर 1। तो सेक्शन नंबर 1 बोलता है कि इस एक्ट को बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का एक्ट है। ये एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया में, और अप्लाई होता है ऑल सिटीजन पे ऑफ इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मतलब ये इंडियन सिटीजन, मतलब पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, और इंडियन सिटीजन पे अप्लाई होता है, भले वो इंडिया में रहते हो या आउटसाइड इंडिया भी रहते हो, तो उनके ऊपर भी ये अप्लाई हो जाएगा अगर वो इंडियन सिटीजन है। मतलब ऐसा नहीं है कि करप्शन करके कोई आदमी बाहर भाग गया तो नहीं उसको पकड़ पाएंगे। पकड़ सकते हैं, पर क्या होता है कि एक्स्ट्रेडिशन के ट्रेटी होना चाहिए। मतलब उस कंट्री के साथ हमारा क्या होना चाहिए, एक एक्स्ट्रेडिशन की ट्रीटी होना चाहिए, कि वो हम अपने क्रिमिनल्स को उनको देते हैं। मतलब जो उनकी कंट्रीज में क्रिमिनल, उनकी कंट्री से क्रिमिनल भाग के हमारे देश में आ जाते हैं, तो हम उनको देते हैं और वो हमें देते हैं बदले में हमारे क्रिमिनल्स को। मतलब हमारी कंट्री से जो क्रिमिनल भाग जाते हैं और उनके देश में जाते हैं, तो वो हमें वापस कर देते हैं। तो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी अगर होगी तो मिलता है, अदरवाइज कैसा है कि आपको पता होगा कि विजय माल्या या काफी सारे ऐसे जिनके ऊपर इनके आरोप है, मतलब अभी कोर्ट में तो मैटर है नहीं, मुझे पता नहीं इसके बारे में, तो ऐसे कुछ भी बोलना तो सही नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा बोलते हैं ना, तो उसमें मतलब एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं, जैसे विजय माल्या वगैरह है, तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो पाएगा। अब सेक्शन नंबर 2 है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में जब तक यहाँ पे अदरवाइज नहीं बताया हुआ तब तक, मतलब इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, जब तक क्या हुआ इलेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। तो इलेक्शन का मतलब होता है कोई भी इलेक्शन किसी भी मीन से हो रहा हो, अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ में हो रहा हो, फॉर द पर्पस ऑफ, उसका क्या होगा, केवल पर्पस क्या होना चाहिए कि सिलेक्ट कर रहा हो या तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स, या फिर किसी लेजिस्लेचर के मेंबर्स को, या फिर जो लोकल अथॉरिटी हैं या अदर पब्लिक अथॉरिटी है उनके मेंबर्स का सिलेक्शन यहाँ पे इलेक्शन कहलाता है। फिर डबल ए है प्रिस्क्राइब। तो डबल ए को यहाँ पे कब ऐड किया गया था देख लेते हैं, नंबर 2 में कब इसको ऐड किया गया था। तो इसको ऐड किया गया था 26 जुलाई 2018 से इसको ऐड किया गया था डबल ए को। डबल ए क्या बोलता है, प्रिस्क्राइब। तो प्रिस्क्राइब का मतलब होगा जो भी रूल्स बनाए जाते हैं इस एक्ट में, और जो भी एक्सप्रेशन प्रिस्क्राइब शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। तो प्रिस्क्राइब का मतलब होता है मींस प्रिस्क्राइब बाय रूल्स
मेड अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट में जो रूल्स बनाए जाते हैं, एक्सप्रेशन प्रिस्क्राइब को अपन यहाँ पे कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली, मतलब इसके अकॉर्डिंगली कंस्ट्रूड करेंगे। फिर पब्लिक ड्यूटी का मतलब होता है कि मीन्स अ ड्यूटी इन डिस्चार्ज ऑफ विच द स्टेट, द पब्लिक और कम्युनिटी एट लार्ज हैज एन इंटरेस्ट। तो पब्लिक ड्यूटी का मतलब होता है कि कोई ऐसी ड्यूटी जिसका डिस्चार्ज में जो है और विच मतलब जिसका डिस्चार्ज के लिए यहाँ पे स्टेट और पब्लिक और कम्युनिटी जो है उनका इंटरेस्ट है, तो मतलब पब्लिक एट लार्ज का या कम्युनिटी एट लार्ज, स्टेट एट लार्ज का पूरा उसमें इंटरेस्ट है। मतलब कोई पब्लिक ड्यूटी का मतलब सीधे सीधी बात समझ लेते हैं, कोई ऐसी ड्यूटी जिसका डिस्चार्ज अगर होगा तो स्टेट को, पब्लिक को और कम्युनिटी को, कम्युनिटी एट लार्ज मतलब ज्यादा कम्युनिटी को फर्क पड़ेगा, उससे मतलब उनका इंटरेस्ट है। फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है स्टेट, तो स्टेट का मतलब होता है कोई भी कॉर्पोरेशन। इस स्टेट्स में क्या इंक्लूड होता है, कोई भी कॉर्पोरेशन जो भी एस्टेब्लिश की गई है बाय और अंडर सेंट्रल, प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट में, और जो भी ओन्ड और कंट्रोल्ड है, मतलब बॉडी ओन्ड और कंट्रोल है या फिर एडेड है, मतलब या तो उनको द्वारा कंट्रोल की जाती है या तो उनके द्वारा ओन की गई है या एड की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड है, जो कि सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, तो उनके अकॉर्डिंग वो चीजें होंगी। फिर सेक्शन सी है पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट का मतलब होता है कि एनी पर्सन इन सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्युनरेशन बाय गवर्नमेंट बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी। तो पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे बहुत बड़ा डेफिनेशन दी हुई है, जैसे कि हम आईपीसी में पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 21, उसी तरीके से आप पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, कि अगर पब्लिक सर्वेंट अगर ये ऑफेंसेस करता हुआ पाएगा तो उसी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। मतलब जनरली ये सब हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, जो भी पब्लिक सर्वेंट होगा उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो पब्लिक सर्वेंट सबसे पहले बताया कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि सर्विस या पे में है गवर्नमेंट की, या फिर उसको रेमुनेशन मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा किसी फीस और कमीशन के तरह, फॉर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, कि वो परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करता है। और एनी पर्सन इन सर्विस और पे ऑफ लोकल अथॉरिटी, या फिर कोई भी पर्सन सर्विस या पे में है किसी लोकल अथॉरिटी के, तो उसको। फिर लिखा हुआ एनी पर्सन इज इन सर्विस और पे ऑफ अ कमीशन। अब कोई पर्सन यहाँ पे है किसी भी सर्विस या पे ऑफ, सॉरी कॉर्पोरेशन, मतलब किसी कोई पर्सन यहाँ पे किसी सर्विस में है या पे में है किसी कॉर्पोरेशन की जो कि एस्टेब्लिश की गई है अंडर अ सेंट्रल, प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट में, मतलब किसी भी सेंट्रल एक्ट, प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट में, और अथॉरिटी बॉडी जो भी है ओन्ड या कंट्रोल या एडेड बाय है यहाँ पे गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट कंपनी, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट में। उसके बाद कोई भी जज में इंक्लूड होता है एनी पर्सन जो कि एम्पावर्ड है लॉ के द्वारा डिस्चार्ज करने के लिए, वेदर बाय हिमसेल्फ, या तो खुद से या फिर कोई मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन, या तो कोई बॉडी ऑफ पर्सन में कोई मेंबर है, या फिर एनी एडजुडिकेटिव फंक्शन जो करता है। मतलब जज का मतलब कौन होता है, जज का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो यहाँ पे एम्पावर्ड है लॉ के थ्रू डिस्चार्ज करने के लिए, या तो खुद से या तो कोई बॉडी ऑफ पर्सन के थ्रू किसी एडजुडिकेटरी फंक्शन होता है डिसाइड करने का। फिर एनी पर्सन ऑथराइज बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर कोई पर्सन ऑथराइज है कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा कि परफॉर्म करेगा एनी ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा इन कनेक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से रिलेटेड उसको कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करना है, जैसे कि वो लिक्विडेटर है या रिसीवर है या कमिश्नर है, तो अपॉइंटेड बाय कोर्ट, तो वो भी यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। फिर है एनी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन whom any cause or matter has been referred for decision or report by court of justice or by competent public authority। तो आर्बिट्रेटर या फिर कोई अदर पर्सन जिसके पास यहाँ पे कोई भी मैटर को रेफर किया गया है डिसीजन देने के लिए या फिर रिपोर्ट देने के लिए कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा या फिर कम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। फिर कोई पर्सन है वो यहाँ पे होल्ड कर रहा है ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज empowered to prepare, publish, maintain, revise any electoral roll or to conduct election any or any part of election। कोई पर्सन यहाँ पे कोई ऐसा होल्ड ऑफिस करता है जिसमें उसको अपने ऑफिस होल्ड करते हुए वो एम्पावर्ड हो गया यहाँ पे कि वो प्रिपेयर कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है
या रिवाइज कर सकता है किसी भी इलेक्टोरल रोल को, मतलब इलेक्शन से रिलेटेड जो चीजें, या फिर कंडक्ट कर सकता है वो इलेक्शन, और या फिर किसी पार्ट ऑफ इलेक्शन में वो चीजें काम करता है, मतलब तो उससे रिलेटेड। फिर एनी पर्सन कोई हो सकता है जो कि होल्ड करता है ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज ऑथराइज्ड और रिक्वायर्ड टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। तो कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो कि कोई ऐसा ऑफिस होल्ड करता है जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ है पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। तो मतलब कोई पर्सन ऐसी चीजें होल्ड करता है, ऐसा ऑफिस होल्ड करता है जहां से वो रिक्वायर्ड है कि इसको पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करना पड़ेगी। फिर लिखा हुआ है कि पर्सन अगर कोई भी है हु इज प्रेसिडेंट, या तो प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है, अदर ऑफिस बियरर है और रजिस्टर्ड है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो कि एंगेज्ड है यहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड बैंकिंग, और रिसीव करता है या फिर हैविंग रिसीव करता है कोई भी फाइनेंशियल एड या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, और फ्रॉम एनी कॉर्पोरेशन जो कि एस्टेब्लिश्ड है सेंट्रल प्रोविंशियल स्टेट एक्ट में। तो कौन यहाँ पे है, मतलब कोई भी पर्सन जो यहाँ पे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस बियरर है, या तो रजिस्टर्ड है मतलब रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो कि एग्रीकल्चर ट्रेड इंडस्ट्री बैंकिंग से रिलेटेड डील करती है, और कोई बॉडी जो ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय है यहाँ पे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट में। फिर एनी पर्सन जो कि यहाँ पे चेयरमैन है या मेंबर है या एम्प्लॉय है यहाँ पे ऑफ एनी सर्विस कमीशन और बोर्ड। तो कोई पर्सन है अगर यहाँ पे क्या मेंबर होगा या एम्प्लॉय होगा किसी सर्विस कमीशन और बोर्ड, मतलब इसका एग्जांपल ले सकते हैं एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जो हमारे एमपीएडीपीओ के एग्जाम लेने वाली, तो उसका कोई भी क्या होगा, कोई पर्सन अगर उसका चेयरमैन है या मेंबर है या एम्प्लॉय है या फिर उस बोर्ड का, वाट एवर नेम कॉल्ड, किसी भी नेम से उसको बुलाया जाता हो, और मेंबर ऑफ एनी सिलेक्शन कमेटी, या फिर किसी सिलेक्शन कमेटी का मेंबर है जो कि अपॉइंटेड बाय है कमिश्नर या बोर्ड के द्वारा, जो कि कंडक्ट करता है यहाँ पे किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन और किसी भी तरीके का यहाँ पे सिलेक्शन करता है ऑन बिहाफ ऑफ सच बोर्ड और कमीशन। तो वो पर्सन भी यहाँ पे जो कि उनके बिहाफ में यहाँ पे कंडक्ट करते हैं एग्जामिनेशन या फिर सिलेक्शन करते हैं बोर्ड और कमीशन के बिहाफ में। फिर एनी पर्सन हु इज अ वाइस चांसलर, कोई पर्सन अगर यहाँ पे वाइस चांसलर है या मेंबर ऑफ एनी गवर्नमेंट बॉडी, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी का मेंबर है, प्रोफेसर है, रीडर है, लेक्चरर है, और एनी अदर टीचर एम्प्लॉय है, वॉट एवर डेजिग्नेशन कॉल्ड, तो किसी भी डेजिग्नेशन जिसको बोला जाता है, और किसी भी यूनिवर्सिटी का या कोई पर्सन है जिसकी सर्विस को अवेल किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा या फिर किसी अदर पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा इन कनेक्शन विद होल्डिंग और कलेक्टिंग एग्जामिनेशन। जो भी पर्सन यहाँ पे या तो क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, कलेक्ट कंडक्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन वगैरह को। तो वाइस चांसलर वगैरह तो आपको पता होगा कि जो गवर्नर वगैरह रहते हैं वो आई थिंक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो रहते हैं, वो नहीं, वो वाइस चांसलर रहते हैं, ऐसा कुछ होता है, और पता नहीं मुझे। तो वाइस चांसलर वगैरह आपको जनरली पता होगा, और कोई बॉडी गवर्निंग है, और प्रोफेसर और रीडर वगैरह है। तो रीडर आपको पता नहीं होगा, रीडर मतलब जो कोर्ट में जो ये जिनको यहाँ पे बाबू बोलते हैं, मतलब जैसे कोर्ट में हम जाते हैं तो जो जजेस के साइड में जो वो रहते हैं ना अलग से, जिनको बाबू बुलाता है उनको रीडर बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में रीडर। तो वो रीडर होते हैं या लेक्चरर है, कोई भी है, मतलब टीचर एम्प्लॉय, तो उनको भी यहाँ पे किसी भी डेजिग्नेशन से उनको बोला जाता है जो कोई यूनिवर्सिटी में भी काम करते हो। और यूनिवर्सिटी में उनका क्या है कि उनको अपने पब्लिक अथॉरिटी के कनेक्शन में उनको एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट जो कराते हैं, तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब एनी पर्सन हु इज द ऑफिसर ऑफिस बियरर, अब कोई पर्सन यहाँ पे ऑफिस बियरर है और एम्प्लॉय है या तो किसी एजुकेशनल और साइंटिफिक सोशल कल्चरल और अदर इंस्टीट्यूशन में। तो कोई भी पर्सन यहाँ पे है जो कि ऑफिस बियरर है या फिर एम्प्लॉय है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, साइंटिफिक सोशल कल्चरल एंड अदर इंस्टीट्यूशन में, किसी व्हाट एवर मैनर एस्टेब्लिश, किसी भी मैनर में उसको एस्टेब्लिश किया गया, और वो क्या कर रहा हो यहाँ पे, रिसीविंग और हैविंग रिसीव्ड एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, और यहाँ पे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस को रिसीव करता हो सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से या फिर लोकल और अदर पब्लिक अथॉरिटी से।
फिर अनड्यू एडवांटेज, तो अनड्यू एडवांटेज का मतलब होता है किसी तरीके का ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्युनरेशन। तो लीगल रेम्युनरेशन के अलावा भी अगर हम कुछ बेनिफिट उसको दे सकते हैं तो वो यहाँ पे ग्रेटिफिकेशन में आ जाएगा। तो अनड्यू एडवांटेज का मतलब होता है, अनड्यू एडवांटेज में क्या आएगा, तो अनड्यू एडवांटेज में मतलब होता है कि ग्रेटिफिकेशन वाट एवर अदर देन लीगल रेम्युनरेशन, लीगल रेम्युनरेशन को छोड़ के जो भी उसको ग्रेटिफिकेशन मतलब कोई अलग से उसको ट्रीटमेंट मिला है, कुछ भी मिला है, मतलब ग्रेटिफिकेशन मतलब कुछ भी तरीके का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनी ही मिला हो, मतलब कुछ भी उसको बेनिफिट मिला हो तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, यहाँ पे वर्ड जो ग्रेटिफिकेशन है तो उसमें यहाँ पे नॉट लिमिटेड टू पेक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन, मतलब वही जो पैसे की ग्रेटिफिकेशन है केवल उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, ना ही ग्रेटिफिकेशन जो कि एस्टिमेबल इन मनी है, मतलब इनको इन तक ही लिमिटेड नहीं है, इनके अलावा भी ये सब चीजें होती हैं, ऐसा बोलना चाहते हैं। फिर एक्सप्रेशन लीगल रेम्युनरेशन, तो लीगल रेम्युनरेशन भी जो है वो यहाँ पर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पेड टू एम्प्लॉय सर्वेंट बट इंक्लूड रेम्युनरेशन विच इज परमिटेड बाय गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन विच ही सर्व्स टू रिसीव। तो लीगल रेम्युनरेशन भी केवल इतनी रेम्युनरेशन तक लिमिटेड नहीं रहता है, मतलब हम लीगल रेम्युनरेशन किसको बोलेंगे ये बताना चाहता है कि लीगल रेम्युनरेशन में भी केवल वही चीजें उसको बस नहीं आती कि लीगल रेम्युनरेशन में कि उसको जो सैलरी मिलती है, रेम्युनरेशन पेड की जाती है उस पब्लिक सर्वेंट को, बल्कि इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जो कि परमिटेड है गवर्नमेंट के द्वारा और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विच ही सर्व टू रिसीव, जो उसको यहाँ पे उस चीज के लिए मिलना है, मतलब उस चीज पे काम करने की वजह से मिलना है। मतलब कैसा है कि अगर कोई सपोज करिए कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है अपने काम से, तो उसको ट्रैवलिंग अलाउंस दी जाती है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस भी क्या होगी यहाँ पे, मतलब अलग से उसको दी जाती है क्योंकि वो उसके पार्ट ऑफ जॉब है, उसको वो करने के लिए वो अपनी सैलरी में से थोड़ी खर्च करके वहां पे जाएगा, क्योंकि कर वो किसके लिए रहा है, अल्टीमेटली किसी और के लिए, मतलब जिसकी सर्विस में वो है उस पर्सन के लिए कर रहा है। तो लीगल रेमुनरेशन में वो सारी चीजें भी आ जाती है अगर वो उसको मिलती है तो। फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा रहता है, मतलब एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन वन में कि जो पर्सन फॉल करता है एनी ऑफ सब क्लॉजेस में वो पब्लिक सर्वेंट है। तो जो भी यहाँ से जितने हमने अभी तक क्लॉजेस पढ़े उसमें जो भी पर्सन फॉल कर जाते हैं वो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट है, सब क्लॉजेस में जो भी बताया हुआ है। वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि उनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है या नहीं, तो ये पब्लिक सर्वेंट ही होंगे। फिर एक्सप्लेनेशन टू है कि वेन एवर द वर्ड पब्लिक सर्वेंट ऑकर, जहां पे पब्लिक सर्वेंट वर्ड ऑकर हुआ था और होता है मतलब, तो इट शैल बी अंडरस्टूड ऑफ एवरी पर्सन हु इज इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ सिचुएशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। तो कहीं भी अगर पब्लिक सर्वेंट वर्ड आता है तो पब्लिक सर्वेंट वर्ड इस तरीके से समझा जाएगा कि जो भी पर्सन है एक्चुअल पोजीशन में है ऑफ सिचुएशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, मतलब किसी पब्लिक सर्वेंट की सिचुएशन पे है। और वाट एवर लीगल डिफेक्ट देयर मे बी इन ट्राई टू होल्ड दैट सिचुएशन, और इससे फर्क भी पड़ता कि कोई लीगल डिफेक्ट होगा, मतलब अगर कोई लीगल डिफेक्ट भी है उनके, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई लीगल डिफेक्ट है इन हिज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन। तो मतलब बावजूद उसके कि अगर उसके कोई लीगल डिफेक्ट भी है उसमें जिस ऑफिस में वो होल्ड कर रखा है, मतलब जो सिचुएशन पे वो है, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पब्लिक सर्वेंट ही बोला जाएगा। तो आप चैप्टर नंबर 2 भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, शॉर्ट चैप्टर है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस की बात करता है सेक्शन नंबर, सॉरी चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 3 से, जो कि बात करता है पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेस। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में अपॉइंट करेगी एज मेनी स्पेशल जजेस, मतलब उतने ज्यादा स्पेशल जजेस जो कि उनको नेसेसरी लगते हैं फॉर सच एरिया के लिए या एरियाज के लिए, और सच केस और ग्रुप ऑफ केसेस के लिए जो कि स्पेसिफाइड है उस नोटिफिकेशन में, और वो ट्राई करेंगे ऑफेंसेस नेमली कौन कौन से। सबसे पहले कोई भी ऑफेंस जो कि पनिशेबल है इस एक्ट में, या फिर उनकी कोई भी कॉन्स्पिरेसी टू कमिट होगा या एनी अटेम्प्ट टू कमिट होगा या एनी अबैटमेंट टू कमिट होगा उस ऑफेंस का जो कि स्पेसिफाई है क्लॉज ए में, मतलब कोई भी इस एक्ट का ऑफेंस, सीधी सी बात है, या फिर इस एक्ट के ऑफेंस का कोई भी कॉन्स्पिरेसी, किसी भी तरीके का अटेम्प्ट या किसी भी तरीके का अबैटमेंट, वो भी हो जाएगा। फिर लिखा हुआ पर्सन
शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ स्पेशल जज, किसी पर्सन को एज अ स्पेशल जज अपॉइंट नहीं किया जा सकता जब तक कि वो कभी सेशन जज ना रहा हो, या फिर एडिशनल सेशन जज ना रहा हो, या फिर असिस्टेंट सेशन जज ना रहा हो सीआरपीसी के अंडर, तब तक उसको यहाँ पे स्पेशल जज नहीं बनाया था। मतलब या तो रहा हो या हो, मतलब या तो रहे हो वाले, मतलब या तो अनलेस ही इज और हैज बीन, तो इन्हीं लोगों में से यहाँ पे स्पेशल जज को बनाया जा सकता है। फिर सेक्शन नंबर 4 है केसेस ट्रैवल बाय स्पेशल कोड। तो यहाँ पे स्पेशल कोड कौन कौन से केसेस को ट्राई कर सकती है, तो नुका नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सीआरपीसी और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सीआरपीसी में क्या है या किसी अदर लॉ में क्या लिखा हुआ है टाइमिंग फोर्स में जो एप्लीकेबल है। जो भी ऑफिसर स्पेसिफाई है सब सेक्शन 1 और सेक्शन 3 में, वो मतलब नहीं सॉरी, जो भी ऑफेंसेस यहाँ पे स्पेसिफाई है सब सेक्शन 1 में, वो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 में, वो ट्राई कौन करेगा, स्पेशल जज ही करेगा, स्पेशल जज ओनली लिखा हुआ है। एवरी ऑफेंस जो भी स्पेसिफाई है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 के शैल बी ट्राइड बाय स्पेशल जज फॉर एरिया विद इन विच इट वाज कमिटेड। तो जो जहाँ पे जिस जगह पे स्पेशल जज को अपॉइंट किया गया है जिस जगह का, वहीं का वो पर्टिकुलर स्पेशल जज जहाँ पे वो ऑफेंस हुआ है उसको ट्राई करेगा एज द केस में भी। और फिर उसके बाद है जो स्पेशल जज है अपॉइंटेड फॉर द केस। एक मिनट। फिर जो भी अपॉइंट स्पेशल जज अपॉइंट हुआ है फॉर द केस, और यहाँ, और फिर अगर ऐसी जगह है जहाँ पे एक मोर देन मतलब मोर स्पेशल जजेस हैं, वेयर देयर आर मोर स्पेशल जजेस देन वन, एक से ज्यादा अगर वहाँ पे स्पेशल जजेस है तो वन ऑफ देम एज मे बी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो ट्राई करेगा, जैसे कहीं पे एक से ज्यादा स्पेशल जजेस को अपॉइंट किया गया है, तो वहां पे वो पर्टिकुलर जज यहाँ पे ट्रायल करेगा जिसको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया होगा। फिर लिखा हुआ है व्हेन ट्राइंग एनी केस, जब कोई भी यहाँ पे ट्राई कर रहा है केस को, तो जो स्पेशल जज है वो ऑल्सो ट्राई करेगा एनी ऑफेंस अदर देन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन, सॉरी इन सेक्शन 3। तो जब भी यहाँ पे कोई भी, मतलब यहाँ पे जब भी किसी चीज का ट्रायल चल रहा है केस का, तो यहाँ पे जो स्पेशल जज है वो यहाँ पे ऑल्सो ट्राई कर सकता है एनी ऑफेंस अदर देन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 के अलावा भी जो ऑफेंस होगी उनको ट्राई कर सकता है स्पेशल जज, जो कि एक्यूज के द्वारा, विद विच एक्यूज में, मतलब जो कि एक्यूज को सीआरपीसी के द्वारा चार्ज किया जा सकता है सेम ट्रायल में। मतलब क्या होता है कि स्पेशल जज जरूरी नहीं है कि जो सेक्शन 3 में जो ऑफेंसेस बताए हुए हैं केवल उनका ही ट्रायल करेगा, उनके साथ साथ वो बाकी के ऑफेंसेस भी ट्रायल करेगा जो कि एक्यूज को सीआरपीसी के अकॉर्डिंग सेम ट्रायल में ट्राई किया जा सकता है। फिर लिखा हुआ नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सीआरपीसी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि सीआरपीसी में क्या है लिखा हुआ है। जो ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस होंगे वो शैल बी हेल्ड सो फार एज प्रैक्टिकेबल, जितना भी जैसा प्रैक्टिकेबल हो पाए वो डे टू डे बेसिस पे होंगी। मतलब हम देखते हैं ना कि जनरली कोर्ट में एक दिन ट्रायल होता है, फिर उसके बाद कुछ डेट मिल जाती है आगे, फिर उस अगले डेट पे आगे वो ट्रायल वगैरह कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पे कैसा होता है लेकिन कि सो फार एज प्रैक्टिकेबल उसको डे टू डे बेसिस पे किया जाएगा, और एवरी एंड एविडेंस शैल बी मेड, मतलब यहाँ पे ट्राई किया जाएगा, एक कोशिश की जाएगी कि जो वो ट्रायल है वो कंडक्ट कर दिया जाए विद इन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के अंदर उसको कंक्लूडेड कर दिया जाए, मतलब 2 साल तक उसको निपटा दिया जाए, उसको उसका डिसीजन हो जाए, ट्रायल कंप्लीट हो जाए, मतलब ऐसा बताना चाहते हैं। फिर लिखा हुआ प्रोवाइड दैट वेयर द ट्रायल इज नॉट कंक्लूडेड विद इन सेट पीरियड, अगर वो सेट पीरियड के अंदर भी कंक्लूड नहीं हो पाया वो ट्रायल, तो जो यहाँ पे स्पेशल जज है वो रिकॉर्ड करेगा रीजंस की वो क्यों यहाँ पे उसको 2 साल के अंदर कंक्लूड नहीं कर पाया। फिर प्रोवाइडेड फर्दर में लिखा हुआ है कि जो भी सेट पीरियड है वो एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर पीरियड के लिए, रीजंस लिख के यहाँ पे रिकॉर्डिंग राइटिंग में करके, बट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ एट अ टाइम। तो लेकिन उस जो 2 साल के पीरियड जो था उसको स्पेशल रीजंस लिख के यहाँ पे बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन किसी भी टाइम में किसी भी एक बार में उसको 6 महीने से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए नहीं बढ़ा सकते। मतलब 2 साल के अंदर ट्रायल करना था, 2 साल हो गए ट्रायल नहीं कर पाए, स्पेशल रीजंस लिख के उसका टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन एक बार में 6 महीने के लिए होगा। और ऐसा करते करते हाउ एवर द सेट टाइम टुगेदर विद सच एक्सटेंशन, एक्सटेंड कर करके, मतलब एक्सटेंड को बढ़ा बढ़ा के भी, मतलब कितनी बार तक कर सकते, ऑर्डिनरी शैल नॉट एक्सीड ऑर्डिनरी 4 ईयर्स इन एग्रीगेट। तो
फिर भी एग्रीगेट में 4 साल से ज्यादा उसके ट्रायल को नहीं खींच सकते। मतलब कैसा है कि जनरली तो आपको 2 साल में ही करना चाहिए ट्रायल को कंक्लूड। अब 2 साल में नहीं हो पा रहा तो 6-6 महीने करके कितनी बार बढ़ा पाओगे आप? एक तरीके से 4 बार बढ़ा पाओगे, क्योंकि 4 ईयर का एग्रीगेट है। मतलब ये 2 साल आपको नॉर्मली मिलेंगे और 6-6 महीने करके आप 4 बार और बढ़ा लोगे, तो 4 साल में आपको यहाँ पे वो ट्रायल को कंक्लूड करना पड़ेगा। इस तरीके से ये बात बता रहे हैं। फिर लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 5, प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल जज। तो जो यहाँ पे स्पेशल जज है वो यहाँ पे टेक कर सकता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस विदाउट एक्यूज बीइंग कमिटेड टू हिम फॉर ट्रायल। तो यहाँ पे स्पेशल जज है तो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। मतलब वैसे तो हमने सेक्शन 193 ऑफ सीआरपीसी में देखा था कि कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन जो रहता है, मतलब स्पेशल कोर्ट भी कोर्ट ऑफ सेशन ही है, ऐसे समझ लीजिए, डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता। और 209 में जो मैजिस्ट्रेट है वो क्या करता है, 207 या 208 की कंप्लायंस कंप्लीट करने के बाद वो कमिट करता है 209 में, तब यहाँ पे इसके पास ये केस आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये स्पेशल लॉ है, तो यहाँ पे स्पेशल जज जो है वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है बिना एक्यूज को कमिट किए इनके पास। और वो ट्राई कर सकता है एक्यूज को और फॉलो कर सकता है जो भी प्रोसीजर सीआरपीसी में दिया हुआ है, जैसे कि ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट है उस तरीके से। और जो स्पेशल जज है वो अगर कोई एविडेंस लेना चाहता है किसी पर्सन से, जो उसको लगता है कि उस पर्सन के पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो नॉलेज में है, उस पर्सन के मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो पर्सन जो है उस चीज को जानता है, और प्रीवी टू एन ऑफेंस मतलब जो ऑफेंस से रिलेटेड है, तो वो टेंडर कर सकता है पार्डन टू सच पर्सन और कंडीशन मेकिंग फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर। तो यहाँ पे टेंडर ऑफ पार्डन भी किया जा सकता है, जैसे कि हम देखते हैं सीआरपीसी में और इंडियन एविडेंस एक्ट के 133 सेक्शंस में या 114 की बी। सॉरी, वो तो मैंने, हाँ, तो वो उसमें टेंडर कर सकता है, मतलब वो एक्यूज को किस कंडीशन में, कि वो कंडीशन यहाँ पे कि वो पर्सन जो है यहाँ पे फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करता है होल सर्कमस्टेंसेस को जो भी उसके नॉलेज में है रिलेटेड टू ऑफेंस, और एवरी पर्सन जो है कंसर्न, जो कि वेदर एज प्रिंसिपल और अबेटर है इन कमीशन देयर ऑफ। मतलब उस पर्सन को केवल इसी बात पे टेंडर दिया जाएगा कि वो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करेगा सारे सर्कमस्टेंसेस को जो भी उसके नॉलेज में है और जो भी रिलेटेड टू ऑफेंस है, और जो भी पर्सन है कंसर्न से रिलेटेड, या तो वो प्रिंसिपल हो या फिर अबेटर हो, मतलब या तो वो मेन पर्सन हो जिसने वो अपराध किया है, अबेटर मतलब जिस पर्सन ने वो अपराध कराया है, मतलब उसमें एंगेज है इन कमीशन देयर ऑफ। और एनी पार्डन टेंडर्ड शैल पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 टू सबसेक्शन 5। तो जो भी पार्डन यहाँ पे टेंडर किया जाएगा वो सबसेक्शन 1 टू सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 308 ऑफ सीआरपीसी उसको डीम टू हैव पार्डन टेंडर्ड अंडर सेक्शन 307 ऑफ सीआरपीसी मानेगी। मतलब जो भी पर्सन का टेंडर पार्डन किया गया है उसको सेक्शन, सॉरी, सबसेक्शन फर्स्ट से लेके सबसेक्शन 5 तक सेक्शन 308 ऑफ सीआरपीसी के उसको डीम पार्डन मानेंगे अंडर सेक्शन 307 ऑफ सीआरपीसी के। फिर लिखा हुआ है सेव एज प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। जब तक मतलब अदरवाइज नहीं दिया हो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में, तो जो प्रोविजंस होंगे सीआरपीसी के वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, जब तक कि वो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट नहीं है इस एक्ट के साथ। और वो अप्लाई हो जाएंगे जो भी प्रोसीडिंग्स बिफोर स्पेशल जज चल रही है फॉर द पर्पस ऑफ स्टेट प्रोविजन, इस स्टेट प्रोविजंस के पर्पस के लिए। और जो कोर्ट ऑफ स्पेशल जज है उसको यहाँ पे डीम्ड स्पेशल कोर्ट मान लिया जाएगा। वो जो भी पर्सन कर रहा है यहाँ पे कंडक्ट प्रोसिक्यूशन स्पेशल जज के सामने, उसको डीम पब्लिक प्रोसिक्यूटर मान लिया जाएगा। तो स्पेशल जज की कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन मानेंगे, और सिंपल सी बात है, और जो पर्सन यहाँ पे प्रोसिक्यूशन कर रहा है मतलब सरकारी वकील वगैरह, तो उसको यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर मान लेंगे, जो भी पर्सन यहाँ प्रोसिक्यूशन कर रहा है। फिर उसके बाद है इन पर्टिकुलर विदाउट प्रोड्यूसिंग द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3 और प्रोविजन। तो यहाँ पे सेक्शन 326 एंड सेक्शन 4
75 यहाँ पे सीआरपीसी का वो जो है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, और वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे एज दे अप्लाई to the proceeding before a special judge for the purpose of the said provisions. A special judge deemed to be a magistrate, और स्पेशल जज को यहाँ पे मैजिस्ट्रेट मान लेंगे, और मैजिस्ट्रेट को भी ये पावर्स होंगी कि किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा। 425 है whom issue वारंट, तो कोई पर्सन यहाँ पे जो पर्सन है जज मैजिस्ट्रेट वो यहाँ पे वारंट इशू कर सकते हैं अपने ऑर्डर की कंप्लाइंस कराने के लिए, इसके बारे में था। और जो सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 326 है, तो 326 जो है वो क्या बताता है, कन्विक्शन और कमिटमेंट के बारे में बताता है, जो कि पार्टली रिकॉर्ड किया गया वन और पार्टली बाय अनदर के द्वारा। उसका सबसेक्शन 3 बोलता है नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाई टू समरी ट्रायल टू केसेस विच द प्रोसीडिंग हैज बीन स्टेड अंडर सेक्शन 322 और इन प्रोसीडिंग हैव बीन सब्स्टिट्यूट सॉरी प्रोसीडिंग हैव बीन सबमिटेड टू सुपीरियर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 325। तो ये सब चीजें वैसे भी अफेक्ट करेगा नहीं इनको। तो मतलब यहाँ पे स्पेशल जज को यहाँ पे डीम मैजिस्ट्रेट समझ लेंगे, सिर्फ इतना सा आप याद रखेंगे तो भी आपका काम चल सकता है। फिर लिखा हुआ है जो स्पेशल जज है वो यहाँ पे पास कर सकता है अपॉन एनी पर्सन जो कि कन्विक्ट हो गया इसके द्वारा एनी सेंटेंस, मतलब कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ है फॉर द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस की पनिशमेंट के लिए जिस पर्सन कन्विक्ट किया जा रहा है। मतलब कोई स्पेशल जज है वो कितनी पनिशमेंट दे सकता है, तो कोई भी पनिशमेंट दे सकता है जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ है और जो कि पनिशेबल है, जो भी ऑफेंस उसने किया है, जिस पर्सन को कन्विक्ट किया जा रहा है उसके लिए जो भी वो पनिशेबल है। फिर जो स्पेशल जज है जब भी ट्राई कर रहा है कोई भी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट में, वो एक्सरसाइज कर सकता है ऑल पावर्स और ऑल फंक्शंस जो भी एक्सरसाइज किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944, क्योंकि ऑर्डिनेंस नंबर 38 ऑफ 1944 था। तो मतलब स्पेशल जज के पास जब भी वो ऑफेंस को ट्रायल कर रहा है उसके पास सारे पावर एंड फंक्शन आ जाएंगे डीजे के, डिस्ट्रिक्ट जज के, जो कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू आए थे। अब सेक्शन नंबर 6 है पावर टू ट्राई समरीली, तो जब भी यहाँ पे कोई भी स्पेशल जज है वो ट्राई कर रहा है कोई भी ऑफेंस को जो भी स्पेसिफाई है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 में, और एलिज टू हैव बीन कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, तो उसको लगता है कोई ऑफेंस जो है वो एलिज टू हैव बीन कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट है, और उसने कोई भी कॉन्ट्रवेंशन किया है किसी स्पेशल ऑर्डर का जो कि रेफर्ड है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12A ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का हम सेक्शन 12A ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, आपने देखा होगा, हमने पिछले वीडियोस में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का भी ऊपर भी हमने वीडियोस बनाए हैं और अपलोड भी कर दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि ये स्पेशल जज के पास पावर है कि स्पेशल जज यहाँ पे जो भी ऑफेंस स्पेसिफाई है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 के, अगर उनको लगता है कि किसी पब्लिक सर्वेंट ने किया है और वो कॉन्ट्रवेंशन किसका किया है, कोई स्पेशल ऑर्डर जो कि सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में इशू किया गया है, या फिर कोई ऑर्डर जो कि रेफर है क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ दैट सेक्शन में, तो देन नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट और सेक्शन 360, तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 में क्या है या सेक्शन 260 ऑफ सीआरपीसी में क्या लिखा हुआ है, जो स्पेशल जज है वो ट्राई कर पाएगा यहाँ पे ओपन समरी वे में, और जो प्रोविजंस होंगे सेक्शन 262 से लेके 265 तक वो अप्लाई हो जाएंगे उस ट्रायल पे जो यहाँ पे चल रहा है। फिर लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस एनी कन्विक्शन इन समरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन इट शैल बी, मतलब अब देखिए क्या है कि अगर किसी को भी समरी ट्रायल में कन्विक्ट कर दिया गया है, मतलब किसी को कन्विक्शन हो गई समरी ट्रायल में, तो ये लॉफुल होगा स्पेशल जज के लिए कि वो पास कर सकता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकता है अगर किसी का यहाँ पे समरी ट्रायल किया गया है। जैसे हम बहुत सारे एक्ट में ये चीजें कॉमन है, हम देख चुके हैं कि जब भी यहाँ पे स्पेशल ट्रायल किया मतलब समरी ट्रायल किया जाता है किसी की चीज का, तो उसमें 1 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट उसको दे सकते हैं। फिर प्रोवाइडेड फर्दर में लिखा हुआ है कि व्हेन एट द कमेंसमेंट, प्रोवाइडेड फर्दर में लिखा हुआ है एंड एट द कमेंसमेंट और एट द कर्स ऑफ समरी ट्रायल, जब भी ये तो कमेंसमेंट होने के बाद, मतलब व्हेन
प्रोवाइड फर्दर में लिखा हुआ है मतलब कि कमेंसमेंट हो जाने के बाद, या फिर जब भी कोर्स ऑफ समरी ट्रायल, मतलब जब भी समरी ट्रायल चल रहा है और ये सेक्शन में, उसके बाद क्या होता है कि स्पेशल जज को यहाँ पे ये लगता है नेचर ऑफ केस देख के या फिर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट उनको लगता है कि यहाँ पे 1 साल से ज्यादा की देना चाहिए, मतलब सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर मे हैव बीन पास्ड, मतलब यहाँ पे उनको लगता है एक तरीके से कि जो इम्प्रिजनमेंट है वो टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर देना चाहिए। तो और वो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर रीजंस रिकॉर्ड करके यहाँ पे अनडिजायरेबल टू ट्रायल लिख देंगे यहाँ पे समरी ट्रायल को, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि कभी भी कोई प्रोसीडिंग चलना चालू हुई या कर समरी प्रोसीडिंग के दौरान अगर स्पेशल जज को लगता है कि ये जो पर्सन है इसको 1 साल से ज्यादा की सजा देना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे रीजंस की अनडिजायरेबल टू ट्राई समरीली है। और फिर उसके बाद जो स्पेशल जज है वो हियर करेंगे पार्टीज को एंड रिकॉर्ड करेंगे ऑर्डर को इस इफेक्ट में, और फिर उसके बाद वो रिकॉल कर सकते हैं किसी विटनेस को जो ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हैं, और वो प्रोसीड करेंगे हियर एंड हियर ऑफ केस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर ऑफ सीआरपीसी के, जो कि वारंट ट्रायल का प्रोसीजर होता है बाय मैजिस्ट्रेट। मतलब अगर उनको लगता है ना कि समरी ट्रायल नहीं किया जाना चाहिए, तो फिर उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, इस इफेक्ट में वो रीजंस रिकॉर्ड करके यहाँ पे उसको वारंट ट्रायल कर सकते हैं, और जो भी विटनेसेस वगैरह है अगर वो एग्जामिन हो चुके हैं तो उनको री हियर भी कर सकते हैं या फिर हियर कर सकते हैं बुला के। ठीक है, फिर नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन दिस एक्ट, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी भी तरीके से कोई भी चीज अगर कॉन्ट्रेरी लिखी हुई है इस एक्ट में या फिर सीआरपीसी में, देयर शैल बी नो अपील, तो कोई भी अपील नहीं होगी यहाँ पे अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट कर दिया गया है इन एनी केस ट्राइड समरीली, जिस भी पर्सन का यहाँ पे समरी ट्रायल किया गया है, और मतलब इस सेक्शन में विच द स्पेशल जज पासिस, जिसमें स्पेशल जज ने क्या हुआ है कि केवल इम्प्रिजनमेंट दिया है जो कि 1 साल सॉरी 1 महीने से भी ज्यादा का नहीं है, मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी स्पेशल जज ने समरी ट्राई करते दौरान अगर कोई ऐसी सजा सुनाई जिसमें केवल 1 महीने तक की सजा है, 1 महीने से ज्यादा की सजा नहीं है, और फाइन जो है वो 2000 रुपीज से ज्यादा का नहीं है, तो उसकी अपील नहीं होगी। फिर उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वेदर और नॉट द ऑर्डर अंडर सेक्शन 452 ऑफ द स्टेट कोड इज मेड इन एडिशन टू सच सेंटेंस, और इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि जो सेक्शन 452 का जो ऑर्डर है वो इन एडिशन किया गया है या नहीं किया गया है, साथ ही साथ मतलब इसके साथ साथ वो ऑर्डर पास किया गया है कि नहीं किया गया 452 का, वो फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी होता है एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल जो, मतलब तो जब भी यहाँ पे अपील के दौरान ये फर्क भी नहीं पड़ेगा कि जो सेक्शन 452 ऑफ सीआरपीसी है तो उसका ऑर्डर उसमें एडिशन में पास किया गया कि नहीं किया गया। लेकिन अपील की जा सकती है, बट एन अपील शैल लाई वेयर द सेंटेंस एक्सीड अफोर्सेड लिमिट, अगर 1 महीने से ज्यादा या 2000 रुपए से ज्यादा का फाइन है तो फिर तो उसकी अपील होगी ना, तो वो अपील की जा सकती है जो कि पास किया गया है स्पेशल जज के द्वारा, तो उसकी अपील होगी, अगर मतलब 1 महीने से ज्यादा की सजा सुनाई या 2000 रुपए से ज्यादा की सजा सुनाई तो उसकी अपील हो सकती है, बस इतनी सी बात है। तो आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर समझ में आ गया होगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन चैप्टर नंबर 3 से पढ़ेंगे।